ओके गाइज, आई नीड योर अटेंशन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हाफ लाइफ के ऊपर, ठीक है। अब हाफ लाइफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उसकी जो मेजर डेफिनेशन है वो मैंने डेफिनेशन इधर लिखी हुई भी है, एंड आई एम श्योर यू हैव ऑलरेडी रिटन इट। इट इज़ द एवरेज टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू डीके। अब हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई, सबसे पहली चीज़ है न्यूक्लियाई जो होता है ये प्लूरल होता है, ठीक है। किस चीज़ का प्लूरल होता है? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस बोलूँगा तो एक होगा, न्यूक्लियाई मीन्स मैनी न्यूक्लियसेस, सही है, मतलब इस तरह कहने का मतलब है, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे हमारे पास, ठीक है। अब जरा सुनो, हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है, जरा इधर देखो, इस डायग्राम में जरा देखना। सपोज करो कि आपके पास, ये सिर्फ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के लिए एप्लीकेबल है, तो रिमेंबर दिस थिंग। सपोज करो मेरे पास एक अनस्टेबल एक एलिमेंट का एक छोटा सा पीस पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर मैंने कहा कि उसके अंदर 1000 न्यूक्लियाई है। यहां तो बात समझ में आई। अब हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट ये है, सपोज करो कि इस न्यूक्लियाई की मैं कहता हूं कि इसकी जो हाफ लाइफ है वो है 2 days हाफ लाइफ। ये बात समझ में आई? प्लीज इधर देख लो, मैंने इसको रिकॉर्ड करना भूल गया, दोबारा से एक दफा देख लो। 1000 हमारे पास स्टार्ट होते हैं न्यूक्लियाई से, ठीक है। 2 दिन की मैंने बोला हाफ लाइफ है, तो 2 दिन के बाद आपके 500 न्यूक्लियाई जाया हो गए, सिर्फ 500 न्यूक्लियाई बचे उस एलिमेंट के। फिर उसके बाद फर्दर 2 days में सिर्फ 250 बचे, आधा हो गया इसका। फिर 2 days के बाद जो 125 हो गया, फिर 2 days के बाद ये 62.5 हो गया, फिर 2 days के बाद 31.25 हो गया, एंड सो ऑन। दिस साइकिल कंटिन्यूज ऑन एंड ऑन टिल यू रन आउट ऑफ एटम्स। यहां तक क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ। अच्छा, अब इसको, इस डायग्राम को भी देखो। सपोज करो कि ये, इसको भी एक तरीके से मैं बता रहा हूं। अब एक चीज देखना कि इसमें मैं सिमेट्रिकल ड्राइंग्स बना रहा हूं, बट माइंड यू ये सिमेट्रिकल होता नहीं है रियल लाइफ के अंदर। लेकिन सपोज करो, इधर देखो, सपोज करो ये मेरे पास पूरा एक एलिमेंट है, आपने स्टार्ट किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका नाम जो है मैंने नाम रखा है एलिमेंट एक्स, इसका नाम है। इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स है 1000। मैंने कहा कि हाफ लाइफ है 2 days की। 2 days के बाद आपके पास जो है ना, जरा सुनो, इतने जो ये वाला जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन जो है डीके कर गया है। समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? जो आपका ओरिजिनल एलिमेंट है वो ये था, ये इतना सिर्फ बचा है आपके पास, हाफ बचा है। कैन यू सी दैट? अब आप बोलोगे कि सर क्या ये जो है, जो बाकी 500 जो थे वो क्या गायब हो गए? क्या हो गया? वो कोई और एलिमेंट में बन गए होंगे। समझ गए? यानी आप इसका एक्सपेरिमेंट करोगे, केमिकल कॉम्पोजिशन निकालोगे, तो सिर्फ आपके पास 50% बचा होगा। समझ गए? फिर उसके 2 दिन के बाद आपके पास जरा देखो, शेडेड रीजन और ज्यादा बड़ा हो गया है। कैन यू सी दैट? अब आपके पास सिर्फ इतना बचा है आपके पास। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी दिस साइकिल कंटिन्यूज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये वाला जो हम लोग मेथड लगा रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं लाइन मेथड कहते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप पेपर के अंदर सिर्फ लाइन मेथड ही यूज करना फॉर कैलकुलेशंस, बिकॉज इसमें चांसेस ऑफ मेकिंग एरर्स आर वेरी लेस। कुछ फैकल्टीज होते हैं दैट एक्चुअली टेक यू थ्रू अ फॉर्मूला विच आई अवॉइड एट दिस स्टेज। वो जब आप A2 में आते हो, जब आपकी नॉलेज एक्सटेंसिव हो जाती है, तब करो वो इस्तेमाल, वरना आप इससे जो है आराम से अपने आंसर्स जो है ना सही निकाल सकते हो। क्योंकि नॉर्मली आपके O लेवल्स के अंदर ये जाएगा भी तो हो सकता है 6 तक जाए। 6 तक काउंटिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। समझ गए? इसको हम लोग कहते हैं लाइन मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल्स मेथड कहते हैं, एंड दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट फॉर यू ऑल। चाहे आप भले कितने भी प्रो लेवल हो, दिस इज द लेवल यू गो थ्रू, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज जो है, एक चीज रियलाइज करने की है कि अगर आपका एलिमेंट जो है वो डिके भी हो रहा है, तो हाफ लाइफ जो होगी उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। हाफ लाइफ इज कांस्टेंट। समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये एवरेज टाइम जो हाफ लाइफ का, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, घंटा कोई फर्क नहीं आएगा। ये याद रहेगा आपको कि आपका एलिमेंट डिके भी हो रहा है, लेकिन हाफ लाइफ अगर 2 days की है, 2 days की रहेगी। 100 साल की है तो 100 साल की रहेगी, भले आपका एलिमेंट कम हो गया। समझ गए? अब एक चीज है, व्हाट आर द थिंग्स दैट एक्चुअली फॉल बाय हाफ? यानी इसका मतलब है कि आपने अभी इधर देखा था कि मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स जो थे वो तो कम हुए थे, यही था, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीज बाय हाफ। लेकिन क्या क्या चीजें आधी हो सकती है वो मैंने इधर लिख दिया है। सबसे पहली चीज है कि जो आपके पास काउंट रेट या एक्टिविटी होगी वो आधा हो सकता है। काउंट रेट, आपके गाइगर काउंटर में जो रीडिंग्स आ रही होती है वो आधी हो सकती है, ठीक है।
मास ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो आप कैलकुलेट कर रहे होगे वो आधा हो जाएगा, क्योंकि एटम्स ही कम हो गए तो ये भी कम होगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो अभी आप करके आ रहे थे वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई था, वो ये चीजें आधी हो सकती है। और लास्ट पॉइंट जो मैंने इसमें लिखा है, डीके डज नॉट हैपन सिमेट्रिकली एज डिपिक्टेड अबव, इट हैपेंस इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, यानी ये वाला जो डायग्राम है, ये जो मैंने बनाया, दिस इज नॉट एन एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इनफैक्ट डीके आपका, सपोज करो ये जैसे मेरे पास मेरे सामने जो है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यहां से एक दफा डीके हुआ, फिर इस साइड से भी डीके हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है डीके, नीचे भी हो सकता है, यानी कहीं से भी हो सकता है डीके। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट के कहां से डीके होगा नेक्स्ट। समझ गए? इस तरह का सिमेट्रिकल डीके नहीं होता, ये सिर्फ समझाने के लिए अच्छा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, फिलहाल आप इधर तक तो आप इसको कॉपी कर लो, तो फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं। ये डायग्राम वगैरह बना लो अपने पास। हसन का सवाल बहुत अच्छा है। इन्होंने बोला है कि चाहे 2 एटम्स हो चाहे 1000 एटम्स हो, तो क्या हाफ लाइफ में फर्क आएगा? नहीं, हाफ लाइफ उसकी एग्जैक्टली सेम ही रहेगी अगर सेम एलिमेंट के ही वो एटम्स हैं तो। समझ गए? उसमें हाफ लाइफ में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा कोई एलिमेंट बना है उसकी हाफ लाइफ जरूर डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो आपका एक्चुअल जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसके 1000 पार्टिकल्स की बात की या 2 पार्टिकल्स की बात की, उसकी हाफ लाइफ इंटैक्ट रहेगी। समझ गए? हमारे पास एक वर्ड आता है रैंडमनेस। रैंडमनेस क्या है? रैंडमनेस कहता है कि रेडियो एक्टिव एमिशन इज कंप्लीटली रैंडम इन नेचर। You cannot precisely predict when the next nucleus is going to decay and in what direction. आप ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि कौन सा न्यूक्लियस, इतने सारे न्यूक्लियस में से कौन सा डिके करेगा, ये आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हो। और इनफैक्ट ये भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि किस डायरेक्शन में निकलेगा, क्या ऊपर निकलेगा या राइट पे निकलेगा या लेफ्ट पे निकलेगा। इनफैक्ट अगर आपकी सोच है, जरा सुनो, आपको लगा कि भाई 1 सेकंड के बाद एक डिके हुआ, दूसरे सेकंड के अंदर दूसरा डिके हुआ, आप बोलोगे कि हर सेकंड में मेरे पास डिके होगा। ऐसा नहीं है। हो सकता है पहले 2 डिके 1 सेकंड के गैप से हो, तीसरा डिके जो है वो 10 सेकंड के बाद हो। इसी वजह से रैंडमनेस, जब मैंने आपको गाइगर काउंटर भी बताया था, उसमें भी तो मैंने बात की थी ना, टिक 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 टिक, दैट शोज रैंडमनेस। यानी हमारे पास जो डीके भी होता है उसको आप टाइम भी नहीं बता सकते हो कि आप पिन पॉइंट बता दो कि भाई इतनी देर में मेरे पास डीके होगा। यू कैन नॉट प्रिसाइसली प्रेडिक्ट दैट टाइम। समझ गए? इज दैट क्लियर? ना डायरेक्शन बता सकते हो, ना ये बता सकते हो कि भाई ये वाला पार्टिकल है, आप बोलोगे डीके होगा, जरूरी नहीं है। सही है? क्लियर है? अच्छा, एक तो हो गई रैंडमनेस की बात, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है स्पॉन्टेनियस। अब इसका मतलब जरा समझने की कोशिश करना। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि जो होना होगा रेडियो एक्टिविटी के अंदर, इमिशन होनी हुई होगी तो वो होके ही रहेगी। आप कुछ भी कर लो, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल है, जैसे केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री में तो आप यील्ड को कंट्रोल कर सकते हो ना। टेम्परेचर बढ़ा दो, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। टेम्परेचर कम कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। प्रेशर बढ़ा दो तो यील्ड आप चेंज कर सकते हो, कि राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट पर हो जाएगा। ली चैटलर्स प्रिंसिपल वगैरह शायद आपने किया हो। अब मैं आपको बताता हूँ, इन रेडियो एक्टिविटी ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मुझे पता है कि भाई ये चेयर जो है, ये जो टेबल है, ये रेडियो एक्टिव है, ये इमिशन हो रही है, इसकी रेट ऑफ एमिशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी इसमें से जो होना होगा वो होके ही रहेगा, चाहे आप एक्सटर्नल कंडीशन चेंज कर लो। आप जो है सपोज करो कि इसको टेम्परेचर को कूल डाउन कर लो, एमिशन होगी। गर्म कर लो, एमिशन होगी। आप इसके सामने खड़े होके नाचना शुरू कर दो, तब भी इमिशन होगी। आप कुछ भी कर लो, नो चेंज विल एवर हैपन। या इवन इसके सामने कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल ले आओ, शायद उससे कुछ चेंजेस आ जाए, नहीं। इमिट होना होगा तो होगा। समझ गए? दैट इज व्हाट स्पॉन्टेनियस मीन। सही है, लिख लो। ये वर्ड है कि अगर मैंने इसको उठा के लेट से कवर कर लिया, बेटे मेरी बात सुनो,
आपका मटेरियल जो पड़ा हुआ है, रेडियो एक्टिव मटेरियल, लेड के अंदर भी तो पास होगा, समझ गए? यानी इसका मतलब ये है कि अंदर भी रहकर भी डिके कर जाएगा वो, लेकिन इमिशन तो हो रही होगी ना। हाँ, लेड ब्लॉक कर देगा कि बाहर नहीं निकले, लेकिन इमिशन तो हो रही होगी उसके अंदर। अब मैं एक स्टोरी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। दिस इज अ वेरी डिटेल्ड स्टोरी, सो प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहले हमारे पास एक बंदा था जिसका नाम था जे थॉमसन, ठीक है? जे थॉमसन जो है वो ये वाला बंदा था, ठीक है? ये वाला बंदा है जे थॉमसन, सही है? इज दैट क्लियर? दिस इज जे थॉमसन, ठीक है? इसने जो है सबसे पहला काम ये किया था, इसने एक प्लम पुडिंग मॉडल इंट्रोड्यूस कराया था जिसको हम लोग कहते थे एटॉमिक मॉडल। पहले का शुरू का एटॉमिक मॉडल। उसने कहा था कि भाई एटम जो होता है, बेसिकली एटम इज जस्ट अ पॉजिटिव चार्ज एंटिटी। वो ये कहता है कि भाई ये पूरा का पूरा जो एटम है, ये पूरा का पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके अंदर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली स्कैटर्ड होंगे इस तरीके से। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? दैट वॉज द ये शुरू का मॉडल था। इसका कहने का मतलब है कि ये जो रेड में मेरे पास बना हुआ है, दिस इज अ पुडिंग, और इसके अंदर जो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर दी प्लम्स इन इट। Do you understand this thing? This was the accepted model of atom for a very very long time. अब इसमें ये जो हमारे पास है जे थॉमसन, सही है? इस जे थॉमसन को जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, इसको नोबेल प्राइज मिलने वाला था, ठीक है? क्या मिलने वाला था? नोबेल प्राइज मिलने वाला था, और इसकी शादी भी तय थी, ठीक है? जाहिर सी बात है, ही वॉज अ सेलिब्रिटी। 10 ईयर्स से इसका मॉडल बिल्कुल परफेक्टली चल रहा था। ही वॉज अ बोर्न सेलिब्रिटी। लोग, ये जहां से गुजरता था, लोग आते थे इसके बराबर में आके सेल्फी बना के जाते थे, सही है? सुन लो, बीच में इंटरप्ट नहीं करना। ही वॉज अ सेलिब्रिटी। जहां से भी जाता था तो बस लोगों का क्राउड ही क्राउड होता था, नारे लगते थे इसके लिए, एंड सो ऑन। अब जरा सुनो, एक दिन ये आता है कि इसको नोबेल प्राइज मिलने वाला होता है। उससे पहले जो है उसका जो लड़की का बाप होता है वो बोलता है कि यार आपकी बस ये आपका नोबेल प्राइज हो जाए, उसके बाद जो है ना लड़की आपकी हुई, आप शादी कर लेना, बस जो भी है, ठीक है? ये बोल दिया उसको। अब जरा सुनो, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। कोई भी कहानी होती है, आपको पता है, a story cannot be completed without a villain in it. अब उसके अंदर हमारे पास एक विलन था जिसका नाम था रुदरफोर्ड। उसका नाम था, क्या नाम था? रुदरफोर्ड। अब रुदरफोर्ड जो है, उसकी शक्ल से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो है इज अ डेंजरस पर्सन। ये आपके पास रुदरफोर्ड था, सही है? इस रुदरफोर्ड को इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? दिस इज रुदरफोर्ड। इसका नाम क्या है? रुदरफोर्ड, सही है? इसने बोला कि भाई ये जितना भी मॉडल है ये सब गलत है, सही है? और अब जरा सुनो, होता क्या है कि सबसे पहले जो जे थॉमसन साहब होते हैं, ये स्टेज पे जाते हैं, लोग जो है तालियां बजाना शुरू करते हैं, पागलों की तरह, जाहिल लोगों की तरह जो है, बस ऐसे लगता है जैसे शायद इमरान खान सामने आ गया है, तो बिल्कुल बिल्कुल बस बहुत शोर शराबा होता है। यहां तक पहुंचे, सुनो। अब उसके बाद जो है उसमें सिर्फ एक ही आदमी ऐसा बैठा होता है, द विलन ऑफ द स्टोरी, रुदरफोर्ड। वो ऐसी शक्ल बना के बैठा हुआ होता है। अब जरा सुनो, नोबेल प्राइज उसको देने ही वाले होते हैं। रुदरफोर्ड क्राउड के बीच में से चीखता है, रुक जाओ। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। अभी उसको मारने के चक्कर पे आते हैं, लेकिन ये बोलता है, ये जो होता है, जो आपका जे थॉमसन होता है, ये स्टेज पे खड़े होकर बोलता है व्हाट हैपेंड, सही है? लोग अभी भी चीयर अप कर रहे होते हैं जे थॉमसन को, लेकिन रुदरफोर्ड जो होता है वो स्टेज पे आ जाता है। वो बोलता है आई नीड टू स्पीक फॉर 1 मिनट। वो बोलता है, रुदरफोर्ड बोलता है कि ये जो आपका मॉडल है, दिस इज रॉन्ग।
प्लम पुडिंग रॉन्ग है और ये मैं लाइव स्ट्रीम करके सारी दुनिया के सामने ये बताऊंगा कि ये मॉडल गलत है। तो उसने बोला ओके गो हेड बी माय गेस्ट। इस जे थॉमसन ने सोचा 10 साल में तो किसी ने कोई ने कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो अब ये रुदरफोर्ड क्या उखाड़ पाएगा। उसने बोला ठीक है 3 दिन की बात है, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, सही है। अब उसने जो है रुदरफोर्ड ने एक प्लान किया। अब मैं आपको बताता हूं वो प्लान। देखो सबसे पहली चीज है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ, दिस इज टेक्निकल। सुन लो पूरी कहानी, जब सुनोगे आप उसके बाद जो है रोते हुए इधर से जाओगे, ये मेरा वादा है। जरा सुनो, बेसिकली सबसे पहली चीज है कि ये मेरे पास एक प्लम पुडिंग मॉडल का एक एटम है जिसको मैंने ये कहा है, और इसके अंदर मेरे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रैंडमली स्कैटर्ड है, सही है। ये है, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज भी है और इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस हमारे पास प्लम्स की तरह इसमें फिट हुए हैं। बेसिक आइडिया ये है कि यार अब जरा सुनो, हम क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल के बारे में हमने पढ़ा था, उसका 4-2 होता है। अल्फा पार्टिकल इज अ हेवी पार्टिकल। अब बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, आइडिया ये है कि अगर ये प्लम पुडिंग मॉडल सच्चा है तो अल्फा पार्टिकल शुड पास स्ट्रेट थ्रू इट। द रीजन इज दैट कि भाई सीधी सी बात है, पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा ही है तो एक तरह से स्कैटर्ड है, तो इसमें रिपल्जन तो नहीं होगी, इसमें से ही पास हो जाएगा। ये मेजर आइडिया था। मेरा पॉजिटिव चार्ज पूरा स्प्रेड आउट है, यानी जैसे आप लोग हो, फर्ज करो आप लोग स्प्रेड आउट हो, मैं यहां पे ट्रक बैठा हुआ हूं, ठीक है, मैं ट्रक लेकर उधर से जा रहा हूं, मैं अल्फा पार्टिकल हूं, तो बीच में हो सकता है अगर आप भी आ गए तो आपकी क्या औकात है कि आप ट्रक को रोक लोगे। आई विल सिंपली रन ओवर यू एंड गो अवे, हिट एंड रन। समझ गए? ये मेन आइडिया था कि अल्फा पार्टिकल इसमें से आराम से पास हो जाएगा। ये प्लम पुडिंग मॉडल प्रिडिक्ट करता है, सही है। अब उसके बाद जो है रुदरफोर्ड साहब ने जो है पूरी रात लगा के उसने एक क्रिएशन बनाई। अब उसने क्रिएशन क्या बनाई है, उसने एक इवैक्यूएटेड चेंबर बनाया। यहां तक पहुंच के एक इवैक्यूएटेड चेंबर है, खाली ये चेंबर, बिल्कुल सही है। अब इस चेंबर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इसने एक जगह पर इमिटर लगाया। ये बेसिकली एक लेड का कंटेनर है। इस लेड के कंटेनर के अंदर एक अल्फा सोर्स को इधर प्लेस किया, यहां तक पहुंच गया। और ये वैक्यूएटेड चेंबर है। वैक्यूएटेड का मतलब है इसमें कोई गैस नहीं है, कोई एयर नहीं है इसके अंदर प्रेजेंट। अगर एयर नहीं है तो अल्फा पार्टिकल कैन ट्रैवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। उसके बाद फिर क्या किया, एक गोल्ड का पीस लिया। गोल्ड एक वाहिद मटेरियल है जिसको आप बहुत बारीकी से काट सकते हो। यह बात समझ में आई? गोल्ड को काट कर एक गोल्ड की एक पतली सी शीट जो होती है ना, एक फिल्म ऑफ गोल्ड, एक सामने लगा दी गई इस तरीके से। जरा इधर देखो, ये मेरे पास है गोल्ड, सही है। दिस थिंग इज ओनली फ्यू एटम्स थिक। मैंने क्या बोला? फ्यू एटम्स थिक, ठीक है, यहां तक भी पहुंच गए। यानी ये बहुत ही पतली सी एक फिल्म है ऑफ गोल्ड, यहां तक भी पहुंच गए। अब जरा सुनो, मेजर आइडिया क्या है कि ये जो आपके पास पूरा का पूरा जो सर्कल बना हुआ है, इवैक्यूएटेड चेंबर तो है, लेकिन दिस इज कवर्ड विथ किससे? जिंक सल्फाइड स्क्रीन। इसके ऊपर जिंक सल्फाइड मटेरियल लगा हुआ है। अब जिंक सल्फाइड ऐसा मटेरियल है कि अगर इसमें कोई भी आयनाइजिंग रेडिएशन टकराएगी तो उसमें स्पार्क निकलता है। स्पार्क को आप उससे देख सकते हो, किससे? माइक्रोस्कोप से, ठीक है। यानी सिंटिलेशन स्क्रीन होगी ये पूरी की पूरी। अब सबसे पहला चीज, अब ये लाइव स्ट्रीम चल रहा है सबके सामने, यूट्यूब फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम चल रहा है, ठीक है। पाकिस्तान का इंटरनेट वाली जो शार्क थी उसने भी बहुत कोशिश की कि इसको सेंसर किया जाए, लेकिन नहीं हो सका, सही है। वो शार्क भी आ जाती है रात को, तारे भी खा रही होती है, लेकिन ये तब भी चल रहा है, लाइव वीपीएन के थ्रू चल रहा है। अब जरा इधर देखो उसके बाद फिर क्या होता है, जरा इधर देखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके सामने एक माइक्रोस्कोप इधर लगाया जाता है। दिस इज अ माइक्रोस्कोप, फर्स्ट पोजीशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। यहां तक पहुंचे। अब जाहिर सी बात है, अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल निकलता है, लेकिन मजे की बात ये होती है मेजर सिंटिलेशन सामने ही आ रही होती है, स्ट्रेट सामने। अब अगर ये देखा तो इसका मतलब है प्लम पुडिंग मॉडल तो सच्चा है, सही है। अब इसके ऊपर जो है अवाम फिर पूरा नाचना शुरू हो गई कि यार जे थॉमसन आप किंग हो,
ये नोबेल प्राइज तो आपका हुआ। सब लोग जो थे, द क्राउड वेंट टोटली क्रेजी। बस ये जो था, उसने यूं करके बोला कि देखा मैंने क्या बोला था जे थॉमसन ने। रुदरफोर्ड बोलता है नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। रुदरफोर्ड बोलता है अभी तो रुको, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वो क्या करता है, बोलता है कि आप एक काम करो, इस माइक्रोस्कोप को उठाकर इधर कर दो। जब माइक्रोस्कोप को इधर किया, अब मसला यहां पर आता है। माइक्रोस्कोप को जब इधर किया तो मजे की बात यह थी कि सिंटिलेशन इधर भी जाकर आना शुरू हो गई, लेकिन कम आ रही थी पर कम आ रही थी। यहां पर आके जो है ना, जे थॉमसन साहब को पानी का ग्लास पीना पड़ा जवाब देने के लिए। अब वही जो होती है ना, वो जो पतली सी जो टूटी फूटी आवाज होती है, वो इस तरीके से जैसे मैं बोल रहा हूं। वो बोलता है कि यार असल में बात ये है कि आप लोग जरा समझने की कोशिश करो कि भाई ये हमारे पास जो है प्लम पुडिंग मॉडल है, ऐसा है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। हो सकता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा इस साइड पर हो, इस साइड पे ज्यादा हो और थोड़े से इधर हो, तो हो सकता है कि अल्फा पार्टिकल इन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जा सकता है। इसने यूं करते हुए बात थोड़ी सी पतली आवाज में बोला, घबराई आवाज में बोला। लोग फिर बोले यार ये हो ही ना बात, ये जे थॉमसन हैज एवरी आंसर इन द बुक। लोग खुशी से नाचना शुरू हो जाते हैं और वो बोलता है शुक्र है मेरी जान छुट्टी। अब वो बोलता है अब तो हुआ ना मेरा नोबेल प्राइज। सबको बोलता है, लोग बोलते हैं, आवाम पूरी की पूरी बोलती है हाँ हो गया। लेकिन रुदरफोर्ड बोलता है रुक जाओ। रुदरफोर्ड यहां पे उसका भी पेशेंस का टेस्ट चल रहा हो तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो चीजें तोड़ते हुए जाता है और वो क्या करता है, बहुत ही हाइपर फ्रस्ट्रेशन के अंदर स्क्रीन को पूरा का पूरा जो ये आपके पास है, इसको घुमाकर, जरा सुनो, मेरा एस पेन टूट गया, सॉरी। अच्छा इधर सुनो, ये क्या करता है कि इसको पूरे को घुमाकर, जरा सुनो, ये उठाकर इस स्क्रीन को इधर ले आता है, यहां पे ले आता है। सिंटिलेशन आई मीन जो होता है ना वो माइक्रोस्कोप को जब इधर लेकर आया तो अब मजे की बात जरा सुनो। जब माइक्रोस्कोप को इधर लेकर आया, 5 मिनट गुजर गए, कोई सिंटिलेशन नहीं आ रही थी। खामोशी छाई हुई थी पूरी स्क्रीन पर। सब लोग, पूरी आवाम खामोश बैठी हुई थी, टीवी की तरफ देख रही थी, यूट्यूब, फेसबुक सब पे देखी जा रही थी। कुछ लोग पॉपकॉर्न्स खा रहे थे। बस बहुत ही टेंस मोमेंट था। अचानक से सपने टूटते हैं तो इसी तरीके से टूटते हैं, और अचानक से हमारे पास जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। बहुत देर के बाद एक सिंटिलेशन इस पे भी आ गई, फिर काफ़ी देर के बाद एक और सिंटिलेशन भी इधर आती है। बहुत डिले के बाद सिंटिलेशंस आ रही थी इधर। कहने का मतलब है फर्स्ट पोजीशंस पर हमारे पास सिंटिलेशन बहुत ज़्यादा थी, सेकंड पोजीशंस पे सिंटिलेशंस कम थी, और ये जो थर्ड पोजीशन है इस पर सिंटिलेशंस ना होने के बराबर थी, लेकिन थी तो सही ना। इधर आकर जो है सब गेम ही खराब हो गया, बिकॉज नाउ द प्लम पुडिंग मॉडल फ्लॉप्स कंप्लीटली। इट कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन कि ऐसा क्या हुआ इधर कि यहां पे भी सिंटिलेशंस आ रही है। इसके बाद जो है पूरी आवाम जो थी वो रोने जैसी शक्लें बना ली, और इसके बाद जे थॉमसन का जो करियर था दी एंड हुआ। नोबेल प्राइज उसे छीन लिया, ना गाड़ी मिली ना बंगला मिला। लेकिन उस टाइम पर जरा सुनो, अब जरा सुनो, उस टाइम पर उसके पास मोबाइल फ़ोन होता है। मोबाइल फ़ोन में उस लड़की को ये लिखता है आई लव यू। अब आई लव यू लिखता है व्हाट्सएप पर, ज़रा सुनो, आई लव यू लिखता है, लेकिन कभी वो उस पर डबल टिक आता ही नहीं है, और थोड़ी सी देर के बाद जो डीपी होती है वो भी गायब, और उसका दिल बिल्कुल टूट जाता है। उसी रात को जे थॉमसन गाड़ी तेज चलाते हुए जाता है, ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड, और उसका एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है। और उसके अगले दिन ही अनाउंसमेंट आती है, रुदरफोर्ड मैरीज द सेम वुमेन। ये कहानी थी। ये पूरी कहानी सुनने के बाद मेरी आंखों से तो आंसू निकल रहे हैं, लेकिन शायद आप लोगों को भी अफसोस तो हो रहा होगा कि यार क्या कहानी थी, क्या इसमें ट्विस्ट आता है। एंडिंग वाज द वर्स्ट एंडिंग एवर।
द हीरो जस्ट डाइड फॉर नथिंग। अब जरा सुनो, लेकिन एक चीज के कुछ थे, जाहिर सी बात है जिंदगी में रियल लाइफ में इतना बड़ा ये चीज हुआ, 10 साल तक एक एक्सेप्टेड मॉडल था और उसके बाद ये फ्लॉप हो जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया कि यार ये क्या है सारी की सारी कहानी, सही है। लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी गया ये केस। अब जरा सुनो, केस के अंदर फिर आई इन्फ्रेंसेस, कुछ चीजें थी, ऑब्जर्वेशंस। एक तो ये थी कि जब सामने रखा हुआ था मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटिलेशंस आ रही थी, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी? इसकी एक्सप्लेनेशन आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस ये पता चला कि भाई जरा सुन लो, समझ ही लो इसको ज्यादा, कि एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस, यानी एक जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा है और एटम बहुत बड़ा है, समझ गए? यानी एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस। एक पहली चीज ये, इस वजह से ये जो थे मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू। फिर उसके बाद जो ये जो एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो थर्ड वाला पॉइंट है। थर्ड वाला पॉइंट जो है इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी देर के बाद आई कि यार हमारे पास जो है ये ए लेवल्स में जाओगे इसको थोड़ा और एलेबरेट करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग इतना याद रखो कि इस थर्ड पॉइंट के बाद बहुत रिसर्च के बाद पता चला कि एग्जिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस, अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। अब मसला ये है कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है और न्यूक्लियस इज ऑल्सो हेविली पॉजिटिवली चार्ज, कंसिडरिंग के गोल्ड की बात कर रहे हो। गोल्ड का एटॉमिक नंबर जो नीचे वाला नंबर होता है वो तकरीबन शायद 79 होता है। अगर उसका 79 नंबर है तो जरा सुनो, अल्फा पार्टिकल का नीचे वाला नंबर 2 है, ऊपर वाला नंबर 4 है, और उसका जो नीचे वाला नंबर है वो है 79। सही है, शायद 79 है, आप चेक कर लेना, बड़ा नंबर होता है। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस इतना छोटा सा और अल्फा पार्टिकल जो है वो इसके सामने उसकी क्या औकात कि वो इस न्यूक्लियस को जाके टकराए। अगर इस न्यूक्लियस से टकराएगा, हेड ऑन कोलिजन भी करेगा, इतनी स्ट्रॉन्ग रिपल्जन आएगी कि वो पीछे ही चला जाएगा। दैट इज द मेन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस थिंग टू हैपन। इज दिस क्लियर? कि जो आपके पास मैक्सिमम जो ये डिफ्लेक्शन आ रही है इस वजह से आ रही है बिकॉज इसने सामने न्यूक्लियस को हिट करने की कोशिश की है। तो इसमें से इसके एक्सपेरिमेंटेशंस के बाद काफी सालों के बाद कंफर्म हुआ कि एक न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी डेंस और हेवीली पॉजिटिवली चार्ज। दिस इज द प्लम पुडिंग मॉडल, this is the atomic model, the current model that is accepted in the society. Is that clear? I hope you enjoyed this story, and this concludes the one of the sections of this radioactivity chapter. अभी तो बहुत कुछ रहता है. Anyways guys, take care, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो. Please share and subscribe, और कोशिश करते हैं हम लोग मिलियन व्यूअर्स के ऊपर, सब्सक्राइबर्स के ऊपर. हाँ.